नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने जीवन में और अपने अपने क्षेत्रों में संघर्ष करते हुए अपने भविष्य को सुखद बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, कल एक बहन का मैसेज पढ़ा मैंने अपने चैनल पर, और वो बहन बहुत दुखी लग रही थी। उसने कहा मैसेज में कि सर, मैंने बहुत मेहनत की और जो ऑनलाइन टेस्ट है वर्ग 3 के लिए वो भी बहुत सारे लगाए, और ऐसा नहीं कि अकेले बायजू का टेस्ट लगाया उन्होंने, और भी जो ऐप थे उनके डिफरेंट ऐप्स के जो ऑनलाइन टेस्ट थे वो लगाए, और बहुत सारे टेस्टों में तो उनके नंबर 135 तक भी आते थे। लेकिन उन्होंने खुद नहीं लिखा है, और मैं उस मैसेज को बाद में ढूंढता रहा रिप्लाई करने के बाद। दोनों बहन ने लिखा था कि सर, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और मेरे अंक भी बहुत अच्छे आते थे, 130-35 से भी ज़्यादा कई बार आए हैं। और मुझे लगता था कि मेरा वर्ग 3 में बहुत अच्छे अंक ज़रूर आएंगे, मतलब अगर यहाँ 130-35 आ रहे हैं तो वहाँ भी मेरे इतने ज़रूर आएंगे। लेकिन मैं एग्ज़ाम हॉल में जाके डर गई, और मैं 93 के समथिंग स्कोर कर पाई। बहुत दुखी थी वो उनके मैसेज से, लग रहा था, क्योंकि आपको ही पता है कि लोग इतना लंबा मैसेज अगर लिख रहे हैं तो पक्की बात है वो ये चाहते हैं कि कोई तो उनकी बात को सुने, कोई तो उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करे। फिर मैंने उस बहन को रिप्लाई भी दिया, और मैंने उनसे कहा कि बहन, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत कामयाब ज़रूर होगी, आप यकीन मानिए। क्योंकि जो आपने मेहनत की है, ठीक है आपको रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में होपलेस हो गए थे। इसलिए अगर मैं आपको अपना खुद भी बताऊं कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था, भले ही मैं बायो का स्टूडेंट हूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। और बदकिस्मती ये हुई कि जैसे कल फिजिक्स का पेपर है 12th क्लास में, और आज दोपहर में मैंने खूब ना सिर्फ खाना खाया हॉस्टल में, बल्कि जो सलाद बनाया उसके ऊपर लाल मिर्च डाल के, खूब लाल मिर्च डाली और खा लिया। उसके बाद ना तो मुझे खाना पचा, मैं यहाँ वहाँ भटकता रहा, उल्टी सी आई, उल्टी भी नहीं हुई। हालांकि मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे उल्टी करवाने की कोशिश की, फिर भी नहीं आई। कुल मिला के कल एग्ज़ाम है, आज मेरी ये हालत चल रही है। रात को 12 बजे, मतलब जब कुछ भी दवाई वगैरह ने काम नहीं किया, तब रात को 12 बजे मेरे हॉस्टल वार्डन मुझे हॉस्पिटल ले गए। मुझे वहाँ पर एक इंजेक्शन लगवाया गया जिससे कि मतलब मुझे नींद आ जाए। मुझे नींद आई, 10 बजे के समथिंग पेपर था, और मेरी नींद खुल रही है 9 बजे। अब चूंकि आपने दिन भर पढ़ा नहीं है, भलाई आप कितने भी ब्रिलियंट हो, और उस समय एज कितनी थी, वही लगभग 17 साल। तो आप यकीन मानिए कि फिजिक्स में अच्छा होने के बाद भी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होने के बाद भी, जब मैं पेपर देने गया मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं इतना होपलेस हो गया, इतना डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया कि मैं अपने प्रिंसिपल से, अपने हॉस्टल वार्डन से, पता है क्या कह रहा हूँ, रोते हुए खूब रो रहा हूँ, दम से रो रहा हूँ, प्लीज़ सर मुझे नकल करवा दो, नहीं तो मैं फेल हो जाऊँगा। अब आप मुझे बताओ कि वो बच्चा जो उस सब्जेक्ट का मतलब बेस्ट हो, उस स्कूल का स्कूल कैप्टन हो, और वो क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल से भी बोल रहा है, और रो रो के बोल रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, क्यों, इतना डर गया है, इतना डर गया, इतना डर गया कि यार मैं क्या कर पाऊँगा। आपको बताया 9 बजे सो के उठा, 9:30 बजे तक नहाया धोया। आप कितने बचे हो, आधा घंटा। मुझे खुद भी याद नहीं, मैंने 1-2 क्वेश्चन देखे भी थे क्या। देखिए एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गया, और एग्ज़ाम हॉल में पेपर देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। जबकि मेरा जो दूसरा दोस्त अभी वर्तमान में, उसे मध्य प्रदेश में ही शिक्षक बने हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। वो लड़का जो हमेशा ही बोलता था यार मैं तो कभी पास ही नहीं होऊंगा, आराम से बैठा रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, वो पास हुआ, और ना सिर्फ पास हुआ बल्कि मैं बोल तो रहा हूँ दोस्तों कि लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गए। वो दोस्त मेरा हेड मास्टर है, और मैं आप जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं उनके साथ अभी बेरोजगारों की लाइन में लगा हुआ हूँ। और मेरी जो बेटिंग अभी तक क्लियर नहीं हुई है वर्ग 2 की विज्ञान विषय से। तो मैं आपको बार बार ऐसा, जो बहन को मैंने रिप्लाई दिया कि बहन आपकी मेहनत ज़रूर काम आएगी, कि क्योंकि आपने जो मेहनत की है वो मेहनत आपको आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर दिलाएगी। उसके बाद उस बहन का फिर से मैसेज आया कि आपको धन्यवाद, और ईश्वर करे आपके बहुत जल्दी ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हों, क्योंकि आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो उस बहन को मैंने
गाइड किया, उनको रिप्लाई दिया। और उसी के बाद जो वीडियो डाला था मैंने इससे पहले वाला कि अगर आपके 50% से ज़्यादा हैं ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन के सभी सब्जेक्ट में, तो आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करें, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, यूपी टेट की तैयारी करें, रीट की तैयारी करें, डीएसएसबी की तैयारी करें, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस बहुत बेहतर हैं बजाय मध्य प्रदेश के वर्ग 1, 2, 3 से, क्योंकि इनमें सैलरी भी ज़्यादा है, पेंशन वगैरह का प्रावधान भी है। तो यहाँ आप करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हम जितने जल्दी तैयारी शुरू कर दें उतने जल्दी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जैसे मैं अपना बताऊँ, मैं 41 साल का हो गया हूँ, लेकिन ये भी आपको पता है बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं, जैसे मेरे खुद बुआ का लड़का, उसके पास 18 साल में 3 जॉब थे। क्यों? क्योंकि उसने तैयारी कक्षा 6 से ही शुरू कर दी थी। तो यार गलती कहीं ना कहीं हमारी भी रही है, या हमें मार्गदर्शन नहीं मिल पाया उसकी भी रही है। तो आप लोग, जो मैंने टाइटल में लगाया है, थंबनेल में लगाया है कि द्वितीय काउंसलिंग होगी, यस, उसमें लिखा भी है मैंने कि होगी, हाँ 100% होगी। फिर जो पद वृद्धि होगी, यस, वो भी 100% होनी है। और ओबीसी भाई बहनों को न्याय मिलेगा, यस, वो भी ज़रूर मिलेगा। अब क्यों मिलेगा? जो दूसरी काउंसलिंग होनी है वो क्यों होगी? क्योंकि भाई अभी तक सारे के सारे पद भरे ही नहीं गए हैं, तो दूसरी काउंसलिंग होनी ही होनी है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, उम्मीदवार हैं, जो चयनित उम्मीदवार हैं, वो तो ऑलरेडी हैं, लेकिन अभी सारी की सारी पोस्टें नहीं भरी गई, तो दूसरी काउंसलिंग इसलिए होनी है। फिर पद वृद्धि क्यों होनी है? पद वृद्धि इसलिए होनी है क्योंकि सरकार को अच्छी तरह पता है कि सरकार से गलतियां हुई हैं। खासकर माध्यमिक शिक्षकों का जो रोस्टर था वो जारी करने में मध्य प्रदेश सरकार से, या फिर उनसे बोला जाए कि उनके जो कर्मचारी थे उनसे गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से सभी विषयों को समान पद नहीं दिए गए और ना ही आरटीई 2009 का पालन किया गया। इसलिए सरकार को पता है कि हमसे जो गलती हो भी गई है जाने अनजाने, उसे दूर करने का यही एक मौका है कि पदों को बढ़ा दिया जाए, ताकि जो असंतुष्ट भाई बहन हैं, असंतुष्ट उम्मीदवार हैं, असंतुष्ट मतदाता है, उनको हम संतुष्ट कर सकें और भविष्य में सरकार अपनी फिर से बना सके। क्यों? क्योंकि जितने भी भाई बहन हैं अल्टीमेटली वही तो वोटर्स हैं, और वोटर्स हैं कौन? और जो तीसरी बात आती है, कौन सी? कि ओबीसी को न्याय मिलेगा। यस, 100% न्याय मिलेगा, क्योंकि जैसे अभी जो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बताया गया कि 48% वोटर कौन है? ओबीसी। तो ठीक है, नो डाउट अभी जो 35% आरक्षण दिए जाने की बात कर रही है, वो बात की जा रही है निकाय वाले जो चुनाव हैं उसमें। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि एक बार ओबीसी को अगर आरक्षण मिल गया तो धीरे धीरे करके फिर वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक भी आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अब बात करें कि भाई मैं गुमराह कर रहा हूँ, यार आप मुझे बताएं कि जब आप आरक्षण 50% से ज़्यादा देते ही नहीं हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि अभी भी हम 50% को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। उसमें भी शायद हमसे कहीं ना कहीं कमियां हो रही हैं। और फिर जब आप 48% आबादी को 35% चुनावों में दे चुके हैं आरक्षण, तो क्या आप उनकी जो आम जनता है, जो सरकारी नौकरी के लिए लाइन में लगी है, उनको नहीं देना चाहेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली आपको वोट तो वही लोग देंगे कि नहीं देंगे। तो मैं यूआर वाले भाई बहनों को या फिर SC ST के भाई बहनों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर चुनाव में 35% आरक्षण मिलता है तो देर सवेर सरकार को ओबीसी भाई बहनों को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण देना ही पड़ेगा। और क्यों देना पड़ेगा? मैं साफ साफ बोल चुका हूँ, क्योंकि जो वोटर्स है, वोटर्स को कोई भी नाराज़ नहीं करना चाहता। आप मुझे बताएं कि जो अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं, उन बेचारों ने इतने सारे, मतलब उनके जो थोक के वोट थे, तो उनसे भी कोई भी सरकार उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। तो उनको भी लोगों ने वोट बैंक की तरह यूज किया, और हालांकि उनको अभी तक ज़्यादा कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन ये सारा का सारा खेल जो वोट बैंक का है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, अगर हम सब
एक हैं, चाहे हम बेरोजगार हों, चाहे गरीब हों, चाहे दलित हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, कुछ भी हों, अगर हम एक हैं तो सरकार का जो वोट बैंक अगर हम बनाते हैं तो सरकार हमें हमारे हिसाब से जो फ़ायदे देने के लिए बाध्य हो ही जाती है, क्योंकि सरकार बनेगी कहाँ से? सरकार बनेगी तो वोट से ही। तो जब वोट का ही सारा खेल है तो आप मुझे बताओ कि फिर ओबीसी के भाई बहनों को जो अभी हम बात कर रहे हैं कि 13% होल्ड किया गया है, वो भी हटाना ही पड़ेगा। यार आप मुझे बताओ कि आप सब जानते हैं कि मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ, तो इसलिए क्या है, आप निश्चिंत रहे। लेकिन हाँ, एक बात और मैं आपसे बोल दूं चलते चलते कि प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई रंजीत भाई सर का पूरा योगदान करते रहें, तन मन धन से हर समय उनके साथ खड़े रहें, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई भी ज़रूर करते रहें। इसके लिए भाई मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरे पापा को टेटनस हुआ था 2011 नवंबर में, तो सॉरी अक्टूबर नवंबर था, दीपावली का ही टाइम था। मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं अपने पापा को किसी भी हाल में नहीं बचा पाऊँगा, लेकिन मेरे एमएससी के पेपर चल रहे थे। आप मानेंगे, मानना या नहीं मानना, मतलब एक्चुअली मैं ये इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कितना कड़वा सच है। ये मैं अपनी वाइफ को भी बोलता रहता हूँ। पहले मैं अपना बताऊँ, पापा आईसीयू में थे, वो मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि मैं किसी भी हाल में अपने पापा को नहीं बचा पाऊँगा, और मेरा एमएससी का पेपर था। आईसीयू की दीवार से टिक के मैं अपनी एमएससी की तैयारी करता था। अब कैसे करता हूँ आप, या तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं अपने पापा को नहीं चाहता था, या आप फिर ये समझेंगे कि यार कड़वा सच यही था कि पापा का ट्रीटमेंट तो डॉक्टर से करना है, मुझे तो मेरा पढ़ना था। वैसी स्थिति में मैंने एमएससी किया, और मैं अपनी वाइफ को भी ये समझाता हूँ कि यार ज़्यादा रोने धोने से कुछ नहीं होगा हमें। और वही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, खासकर बहनों से, कि आदरणीय बहनों और भाइयों भी दुख बिल्कुल होता होगा यार। यही जो लास्ट ईयर आप ठीक 1 साल पहले चले जाएं तो इस समय कोरोना से कोहराम मचा हुआ था। इस टाइम ऐसा लग रहा था कि कैसे सिर्फ हम जिंदा बच जाएं। आपको अच्छी तरह पता है कि हम में से बहुत सारे चयनित भाई बहन भी कोरोना की वजह से हमारे बीच से चले गए। तो यार हम जीवित तो हैं। तो मैं अपनी वाइफ से भी ये बोलता हूँ कि यार रोने से कुछ नहीं होता। आप मुझे बताओ, ये भी एक जंग है। मान लो हम जंग में लड़ रहे हैं और हम हस्बैंड वाइफ ना होके दोस्त हैं। मान लो दुश्मन की गोली मुझे लगी और मैं मर गया। अब आप मुझे बताओ, आप वहाँ पर रोएंगे या फिर दुश्मन से लड़ेंगे? अगर आप रोएंगे तो हो सकता है कि दुश्मन की दूसरी गोली आपको लगे और आप भी मर जाएं। तो यार कड़वा सा चाहिए, जीवन वास्तव में बहुत कठिन संघर्ष है, और हम सब इसमें मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और हारना तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जैसे कल ही मैं एक यूट्यूब चैनल पर देख रहा था, कोच BSR, तो उन्होंने कहा कि अगर हम 60 साल की उम्र में भी कोई आदमी काम शुरू करे तो 90 तक जाते जाते वो इतिहास बना देगा। तो यार मैं आप सबसे भी एक छोटी सा रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपके पास जो भी सब्जेक्ट हो, आपका माहौल, आप कितने भी गरीब बैकग्राउंड से क्यों ना हो, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, सामाजिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन प्लीज़ आप पढ़ाई बिल्कुल बंद ना करें। अपने आप को रोज़ निखारते रहें। आप तो मजदूरी भी करते हैं, करते रहें। आप हमाली करते हैं, करते रहें। आप बेलदारी करते हैं, करते रहें। आप बकरियां चराते हैं, चराते रहें। गाय चराते हैं, चराते रहें। भैंसे चराते हैं, चराते रहें। कुछ भी करते रहें, लेकिन प्लीज़ आप पढ़ाई बंद ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी तो यकीन मानिए आपने अपनी आने वाली पीढ़ियों की सफलता के सारे द्वार बंद कर दिए। यार आप मुझे बताओ, 24 घंटे में क्या हमारे पास 1-2 घंटे भी नहीं होते कि हम पढ़ सकें? पढ़ो। मैंने बोला ना, आप क्या कर रहे हो? कुछ भी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, हारे हो, थके हो, बिल्कुल थके हो। यार हमें अपना और अपने बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ी का अगर भविष्य बनाना तो हमें बनाना पड़ेगा। कोई सरकार नहीं आएगी, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। तो फिर यार हम डर क्यों रहे हैं? जब ये कड़वा सच हम समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल हंसते हंसते, बिल्कुल रत्ती भर भी, देखो एक बात आप लिख के रख लो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सफलता मिलनी ही है। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। नौकरी छोटी लगे या बड़ी लगे,
लेकिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो किसी भी हाल में आप अपनी पढ़ाई बंद ना करें। पद वृद्धि ज़रूर होगी, द्वितीय काउंसलिंग भी ज़रूर होगी, ओबीसी के भाई बहनों के लिए भी न्याय ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि मेरा ये छोटा चैनल ग्रो कर सके। क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबसे जुड़ा रहकर मुझसे जितना भी हो सकता है आपको सही जानकारी दूंगा। क्योंकि आपको ही पता है कि इस YouTube की दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं, थंबनेल कुछ होता है, अंदर कुछ जानकारी होती है। और जैसे अभी 1-2 जगह मैंने फ़ोन भी लगाया तो वहाँ से भी जानकारी यही मिल रही है कि यस ज़रूर होगी, लेकिन कितना वो अभी कोई भी कहने से बच रहा है। तो मेरे पास अभी तक यही जानकारी थी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। आप लोग हर हाल में, और एक चीज़ और मैं जल्दी बता दूँ, मुझे मेरी दादी का भी याद आ गया। मैं पढ़ रहा था 98 में, तो मेरी दादी ने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला था मुझसे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम क्या है, पक्का घर तो था नहीं। बोले बेटा पढ़ लो, चाहे तुम पानी में डुबो कर रोटी खा लो, लेकिन अपनी पढ़ाई बंद मत करना। अब यार आप मुझे बताओ, वो एक चारवाहे की पत्नी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे दादाजी चारवाहे थे, तो चारवाहे की पत्नी हो के उनमें इतनी समझ कहाँ से कि भलाई तुम पानी में रोटी डाल के खा लो, नमक लगा के रोटी खा लो, लेकिन पढ़ाई बंद मत करना। तो यार मैं तो, ऐसा नहीं कि वो मेरी दादी थी, लेकिन एक समझदार औरत होने के नाते, और दादी से ज़्यादा एक समझदार औरत होने के नाते, मैं उनको साल में हमेशा याद, मतलब 100 बार तो याद करता ही हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट को, भाई बहनों को ये बताता हूँ कि यार पढ़ाई बंद मत करो, पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई अवसर है, लेकिन इसको आप रट के मत करो, इसको समझ के करो। और आज के टाइम में तो YouTube की दुनिया में भी इतने सारे चैनल्स हैं कि जो फ्री ही पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लगे रहें, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गोल्डन फ्यूचर।